हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो दृष्टि आईएएस क्विक बुक जो है उससे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो सौरमंडल का क्या है? एक भाग है। तो हमने देखा है कि सोलर सिस्टम का क्या है? सौरमंडल का पृथ्वी क्या है? एक भाग है। और सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो लाखों आकाश गंगाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। और सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। तो सौरमंडल जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा है। और इसकी रचना जो है वो निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो सौरमंडल है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है। और ये सौरमंडल का जो निर्माण है या जो रचना है ये निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। ये चीज़ हमने देखी। अब हम अवधारणाएं देखते हैं। अवधारणाएं या कॉन्सेप्शंस देखते हैं तो हमें पता है कि टॉलेमी ने सबसे पहले जो था वो जियोसेंट्रिक अवधारणा को बताया था। तो टॉलेमी के हिसाब से जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो पहले जो टॉलेमी की अवधारणा थी वो जियोसेंट्रिक अवधारणा थी। जियोसेंट्रिक मतलब जियो का मतलब होता है भू। तो जो पृथ्वी है वो कहाँ पे है? बीच में। सेंट्रिक का मतलब केंद्र में। तो पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सब जो है सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो यही कहलाती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा बताया गया था? तो टॉलेमी के द्वारा बताया गया था। इसके बाद ये जो टॉलेमी की अवधारणा थी इसको क्या कर दिया गया? इसका खंडन किया गया। और इसका खंडन किसके द्वारा किया गया? कॉपरनिकस के द्वारा खंडन किया गया। कॉपरनिकस ने टॉलेमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। हेलियो का मतलब क्या होता है? सूरज। और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र। तो सूरज जो है वो केंद्र में है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्री का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। फलतः कॉपरनिकस को इसी वजह से क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी के आसपास कैप्लर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसमें सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। तो फिर क्या है? अब हमने टॉलेमी के बारे में पढ़ा, कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं कैप्लर के बारे में। कैप्लर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की क्या की? खोज की। ग्रहीय गतियों के नियमों की मतलब कि किस तरीके से कौन सा ग्रह क्या करता है? गति करता है। इन नियमों की जो खोज है या प्लेनेटरी मोशन है, प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन जो है, ग्रहीय गतियों के नियमों की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? कैप्लर के द्वारा। और इसने सूर्य को ग्रहीय कक्ष का क्या माना? केंद्र माना। कि मतलब सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के क्या है? केंद्र में है। इसके बाद हमने कैप्लर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हर्शल के बारे में। हर्शल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र हैं। मतलब क्या है? हर्शल के कहने का यह मतलब है कि आकाश गंगा जो है वो बहुत बड़ा है और पृथ्वी, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं हम जिनके बारे में जानते हैं ये मात्र एक अंश हैं आकाश गंगा के। ये बात किसने की? हर्शल ने की 1805 में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वैज्ञानिक की, जो है एडविन हबल। एडविन हबल ने 1920 में प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर क्या किया? सिद्ध किया। अब हम बात करते हैं, हमने अलग अलग जो भी ज्योग्राफिस्ट थे उनके बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत हैं और उनके बारे में क्या बातें की गई
गई हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। तो हमें पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत है या जिसे सबसे ज़्यादा माना गया है, वो कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत है, और सबसे ज़्यादा यही मान्य सिद्धांत है, और इसी को क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या क्या की? प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि विस्तारित ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है या बिग बैंग सिद्धांत की जो पुष्टि है, ये डॉपलर प्रभाव से भी क्या हुई है? की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन आता है कि जैसे मेंस में भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है या बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है, और क्या बताता है कि विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि जो है वो डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। और इस सिद्धांत के अनुसार, जो हम बिग बैंग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म क्या था? पिंड था, जिसका आयतन जो था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। मतलब जिसका आयतन जो था वो बहुत छोटा था, आयतन जो था वो बहुत सूक्ष्म था, और ताप और घनत्व जो था वो बहुत ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर क्या हुआ? महाविस्फोट होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। अब विस्फोट होगा, विस्फोट से क्या हुआ? अनेक पिंड जो है वो अंतरिक्ष में क्या हो गए? बिखर गए, और आज भी वो क्या है? गतिशील अवस्था में। इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। कुछ अरब वर्ष बाद क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के बादल क्या होने लगे? संकुचित होकर तारों और आकाशगंगाओं का क्या करने लगे? निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। तो अगर हम बात करते हैं तो बिग बैंग घटना के पश्चात मतलब बाद में आज से लगभग कब? 4.5 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण होता है? सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं होयल ने। किसने? होयल ने परिकल्पना के विपरीत, इस परिकल्पना मतलब बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखा। छोटे से शब्दों में बात करें तो एक छोटा पिंड था, जिसके अंदर क्या था? बहुत ज़्यादा, जिसका ताप और घनत्व बहुत ज़्यादा था, और क्या होता है? एक समय के बाद उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के चलते क्या होता है? सारे अंतरिक्ष में जो पिंड थे वो क्या हो जाते हैं? बिखराव की स्थिति में आ जाते हैं, और वो लगातार क्या करते हैं? तब भी गतिशीलता करते रहते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है? जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो थे वो संकुचित होकर तारा और आकाशगंगा का क्या करने लगते हैं? निर्माण करने लगते हैं। बिग बैंग घटना के पश्चात लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का क्या होता है? विकास होता है, जिससे ग्रह तथा उपग्रहों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा बिग बैंग थ्योरी। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा और निहारिका के बारे में। आकाशगंगा और निहारिका के बारे में अगर हम देखें तो आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी और निहारिका को नेबुला कहा जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि
आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हो रही है? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों की क्या होती है? संचयन से होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों की क्या होती है? संचयन से होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो ये बढ़ती हुई, जैसे मतलब हाइड्रोजन गैस का जो संचयन है वो बढ़ता चला गया, और उसी को क्या कहा जाता है? निहारिका। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड क्या हो गए? विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूल कण और गैस के तंत्र को ही आकाशगंगा की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन बंधे, जो भी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो भी तारे आ रहे हैं, धूल कण आ रहे हैं, और गैसों के जो भी तंत्र आ रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। तो ये रहा डायग्राम। अगर हम यहाँ पे बुक में देखें तो इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, और ये पूरा डायग्राम किसका है? वो आकाशगंगा का है। तो अब अगला अगर हम आकाशगंगा के बारे में बात करें, तो आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश एवं पैराबैंगनी तरंगे आदि शामिल हैं। इसके बाद हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा, क्योंकि आकाशगंगा बहुत बड़ा है, और हमने अभी पढ़ा कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह जो हैं ये मात्र एक अंश है इतने बड़े आकाशगंगा का। तो अगर हम बात करें कि हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं, और ये मंदाकिनी सर्पिला आकार की है, और कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का क्या है? एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। अब अगर हम मंदाकिनी की बात करते हैं, तो मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील भुजाएं और एक क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। तो केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? संकेंद्रण होता है। तो तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ देखने को मिलता है हमको? केंद्र में। और केंद्र इसी वजह से क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में, क्योंकि हमने देखा कि मंदाकिनी में 3 घूर्णनशील क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं, और एक केंद्र होता है। हमने देखा कि केंद्र में बहुत सारे तारों का संकेंद्रण पाया जाता है, और इसी वजह से इस यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा संकेंद्रण होता है, ये एक दूसरे से निकल ही नहीं पाते, और इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। तो अगर हम बात करते हैं मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में क्या है? स्थित है। तो मंदाकिनी में कितने घूर्णनशील भुजाएं हैं? 3 हैं। तो तीसरी भुजाओं में नए तारों का जन्म होता है, और जो हमारा सौरमंडल है वो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाता है। तो जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का वह हिस्सा जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देगा, वो स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक क्या है? भाग है। अब हम बात करें अगर मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा जो है, उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोमिडा कहा जाता है। तो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास जो आकाशगंगा है वो कौन है? एंड्रोमिडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इसके बाद ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्या है? क्षेत्र है। इसके बाद आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हबल थे। तो ध्यान रखना है हमें कि आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? एडविन हबल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। तो मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक जो थे, प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हबल थे। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्या है? क्षेत्र है। इसके बाद अब हम बात करते हैं तारों का जन्म और विकास किस तरीके से हुआ। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि तारे का जन्म और विकास से संबंधित तथ्यों के बारे में ध्यान दें, तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि तारों का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन के चक्र जो हैं वो अवस्थाएं
तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएं जो हैं वो निम्न हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में उपस्थित गैस एवं धूलों के कण या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तो हम बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित गैस व धूल के कण या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का क्या होता है? निर्माण होता है। तारों के निर्माण में हमको बस दो चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। एक, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? धूल के कण, बादल और ये सब गैस, ये सब आपस में क्या करते हैं? मिलने लगते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का क्या होता है? निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को क्या कहा जाता है? स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। जिन बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है, उन्हीं बादलों को क्या कहा जाता है? स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तथा तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है। तो आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन का बादल है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड जो है वो क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। तो तारे के जन्म का क्या होता है? प्रारंभिक स्वरूप होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बादल है बहुत बड़ा है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या होगा? गैसीय पिंड जो है वो सिकुड़ने लग जाएगा और तारे के जन्म का ये क्या होता है? प्रारंभिक स्वरूप होता है। यही जो होता है ये क्या कहा जाता है? आदि तारा कहलाता है। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन का बादल बहुत बड़ा होता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड जो है वो अपने आप में क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है, जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है और यही क्या कहलाता है? आदि तारा। लेकिन जब आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जब आदि तारा जो है वहाँ पे सिकुड़ने पर, आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता होती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। मतलब क्या होता है कि वो, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो तारे हैं, तारे के क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है और नाभिकीय संलयन क्या हो जाता है? जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है तथा तारा जो है वो क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। अब हम बात करते हैं तारों का रंग, तापमान एवं उम्र के बारे में। तो तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। मतलब अगर तारा नीला और सफ़ेद रंग का है, मतलब वो युवावस्था में अपने, और आद्य तारा कहा जाएगा, प्रोटोस्टार कहा जाएगा। अगर नारंगी रंग का दिख रहा है तो वो प्रौढ़ अवस्था में, और लाल रंग का अगर दिख रहा है तो वृद्ध अवस्था में। तो अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है और या वह कृष्ण विवर या ब्लैक होल बन जाता है। तो विस्फोट के बाद क्या हो जाता है? तारों की मृत्यु हो जाती है और वह कृष्ण विवर या क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुनः तारे की बाह्य कवच, अगर मतलब तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है और इसका रंग बदलकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा या रेड जियांट स्टार कहा जाता है। तो बाहर की सतह पर तारे की बाह्य कवच में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होने लगता है, जिससे ऊर्जा विकिरण की तीव्रता जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है और इसका रंग जो है वो बदलकर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है और इस अवस्था के तारे को क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा या रेड जियांट स्टार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में एवं कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। तो अब अंततः क्या होगा? हमने देखा पहले हाइड्रोजन हीलियम में, और अब क्या होगा? हीलियम जो है वो किस में बदलने लगेगा? कार्बन या कार्बन जैसे भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगेगा। यदि
किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो वो उसी को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के कम अथवा बराबर हो तो वो चंद्रशेखर सीमा है, तो वह लाल दानव से श्वेत वामन और अंततः काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी तारा अगर उसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य से कम है या सूर्य के द्रव्यमान के कम है या बराबर है तो वह क्या कहा जाता है, तो वह श्वेत वामन तारा कहा जाता है। और वह श्वेत वामन तारा बाद में फिर परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, काला वामन तारा बदल जाता है, काला वामन तारा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो अगर बात करें यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के अधिक या कई गुना होता है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में क्या हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है और इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है और जिसे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट या इंग्लिश में सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। तो जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके बाद वो जो तारा होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। तो हम सीधी सी बात अगर हम कॉमन छोटे से शब्दों में देखें तो हमने क्या पढ़ा कि यदि तारे का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान के अधिक है या तो क्या होगा, तो ऐसे तारे को क्या कहा जाता है, तो विस्फोट के बाद जो नया तारा बनता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। ये न्यूट्रॉन तारा बाद में बदल जाता है किसमें, ब्लैक होल में। लेकिन अगर द्रव्यमान जो है वो क्या है, कम है और द्रव्यमान कम है या बराबर है तो ऐसी स्थिति में जो तारा है वो क्या कहलाता है, व्हाइट डॉर्फ स्टार कहलाता है, श्वेत वामन तारा कहलाता है और अंततः वह किस में बदल जाता है, काला वामन तारे में बदल जाता है। तो इस तरीके से इसके बाद हम बात करें सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसके बारे में, श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की क्या है, ऊपरी सीमा है। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या तो ये है इतना होगा या तो इससे कम होगा। यही सीमा किसकी होती है, श्वेत वामन तारे की होती है और इसी को उन्होंने कहा चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार को। हमने हालांकि पढ़ा है लेकिन दोबारा से डिटेल में देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार किसको कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से न्यूट्रॉन तारों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर किसी भी तारे का जो अगर हम बात करते हैं किसी भी तारे का अगर द्रव्यमान जो है वो सौर द्रव्यमान से अधिक होता है तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, विस्फोट देखने को मिलता है और वो उसका जो तारा है का केंद्रीय भाग है वो उसी में क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें जो कि अत्यधिक से बचे हुए ऐसा कोई भाग जो क्या हो गया है, सुपरनोवा विस्फोट से ऐसा कोई भाग जो केंद्रीय भाग जो बच गया है जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रॉन तारों का क्या होता है, निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे के अब सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को ही क्या कहा जाता है, पल्सर भी कहा जाता है। तो हमने न्यूट्रॉन तारे के बारे में पढ़ा। न्यूट्रॉन तारे ही आगे चलकर क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं, कृष्ण विवर बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये कृष्ण विवर क्या है। तो कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कृष्ण विवर
की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ को विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी क्या हो रही हो, मृत्यु हो रही है। तो जब जो न्यूट्रॉन तारा होता है जब वो मृत्यु अवस्था में अपने होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, ब्लैक होल की स्थिति देखने को मिलती है। तो कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर क्या हो जाए, संकेंद्रित हो जाए या उसकी क्या हो रही हो, मृत्यु हो रही हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। तो ब्लैक होल आकार में कैसा होता है, या तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है वे विघटित होकर अंततः क्या हो जाते हैं, कृष्ण विवर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिन भी तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से क्या होता है, अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में क्या हो जाते हैं, परिणित हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये रहा, अगर हम यहाँ पर देखें ये डायग्राम जो है ये किसका है, कृष्ण विवर के बारे में ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे हम कृष्ण विवर के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है किससे जुड़ा हुआ, एस्टेरिज्म से, नक्षत्र से जुड़ा हुआ। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जैसे कि चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि। अब हम बात करते हैं नक्षत्र दिवस की। किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तो हम बात करें किसके बारे में, नक्षत्र दिवस के बारे में। तो किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं और यह दिवस जो है वो 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात करते हैं, तारामंडल के बारे में बात करते हैं। आकाश के कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या जो है वो कितनी मानी गई है, 88 मानी गई है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, पोलर स्टार के बारे में। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही क्या है, सदस्य है। सप्तर्षि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं इसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। इस तरीके से अगर हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने ध्रुव तारों के बारे में पढ़ा, हमने पोल स्टार के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सौर मंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी, सदृश्य ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक क्या है, परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं कौन है, वरुण है। यह ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कैसे इस आधार पर क्या किया जा सकता है, खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कौन है, तारे। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, तो वो जो प्रकाश के लिए सूर्य और समान तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि ग्रह। तो इस तरीके से खगोलीय पिंड को 2 आधार पर मतलब अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा और मतलब प्रकाश के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक जिनके पास खुद स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, दूसरा जो ऊष्मा और प्रकाश के लिए स्वयं पर निर्भर नहीं होते, जैसे कि ग्रह। तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसके बाद
तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सौर मंडल, जो कि हमारे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरीके से सूर्य है, फिर इसके बाद जिस तरीके से क्या यहाँ पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, और फिर उसके बाद यूरेनस, और फिर क्या है, नेपच्यून है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्या बनाया, ये पूरा क्या है, सौर ग्रह है, जो ये सौर मंडल है, ये पूरा हमारा जो ये बना हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के बारे में। यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। तो हमें याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ लाइट ईयर, तो हमें समझना है कि लाइट ईयर जो है ये समय के बारे में नहीं बताता, ये बल्कि किसके बारे में बताता है, दूरी का मापक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील पर सेकेंड के वेग से तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में हम बात करें तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.461 गुणे 10 किलोमीटर जो होता है, ये होता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्सेक के बारे में। यह दूरी की माप की इकाई है। तो पार्सेक क्या है, दूरी की माप की इकाई है, जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो पार्सेक क्या है, दूरी की माप इकाई, दूरी की माप की इकाई है, और यह लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के क्या है, बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो कॉस्मिक ईयर सूर्य सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी या आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। तो जो सूर्य है ये सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा जो है वो लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, और इसी अवधि को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या है, तो यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को ही क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सूर्य के बारे में बात करते हैं, सन के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य एक मध्यम आयु का क्या है, मध्यम तारा है। तो मध्यम आयु का मध्यम तारा है, इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु जो है वो लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग जो है वो हाइड्रोजन और 27.4% भाग जो है वो हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर कितनी है, तो भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। इसके बाद सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी कोई विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो केंद्र, दूसरा है विकिरण क्षेत्र, तीसरा है संवहनी क्षेत्र, चौथा प्रकाश मंडल, फिर उसके बाद पांचवा क्रोमोस्फियर, और छठा जो है वो क्या है, कोरोना है। तो हमने कौन कौन से देखे, केंद्र, केंद्र के बाद विकिरण क्षेत्र, फिर उसके बाद संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल के बाद क्रोमोस्फियर, और क्रोमोस्फियर के बाद कोरोना। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान अगर हम बात करें, जानी सी बात है, सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत से क्या होता है, अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम देख पाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछे सन स्पॉट्स या जो सौर कलंक है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमेशा प्रकाश मंडल में, फोटोस्फेयर में ही पाए जाते हैं। क्रोमोस्फेयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्रोमोस्फियर का जो आरंभ है वो प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फियर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो क्रोमोस्फियर में गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहा जाता है।
अगर हम ये सूरज का ये डायग्राम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो केंद्र देखने को मिलेगा। केंद्र के ऊपर हम दूसरा क्षेत्र देखें तो हमें विकिरण क्षेत्र देखने को मिलता है। और ये जो हमें बाहर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये जो इसके बाद विकिरण के क्षेत्र के बाद हमको बाहर वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है, संवहनी क्षेत्र है। संवहनी क्षेत्र के बाद ये जो बाहर की लेयर है जहाँ पे हमको ये देखने वाला जो हम देख सकते हैं उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं, इंग्लिश में फोटोस्फेयर कहते हैं। और फोटोस्फेयर के अंदर ये जो हमको ये लेयर देखने को मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। और ये सबसे बाहरी भाग यहाँ पर हम सूरज का देखें कोरोना, जो कि नॉर्मली हमको नहीं देखने को मिलता है। जब सूर्य ग्रहण वगैरह की स्थिति रहती है तो हमको ये कोरोना जो है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से 6 भागों में क्या किया गया है, सूर्य की किरणों को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और कभी कभी इस मंडल में, सौर मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है। नोट एक दिया गया है कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, जहां पर तापमान जो है वो अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि अगर हम यहाँ पे देखें क्रोमोस्फेयर और यहाँ पे क्या है, कोरोना है, तो अगर हम इन दोनों के बीच हम देखें तो हमें एक पट्टी देखने को मिलती है जहाँ पर अचानक से जो तापमान है वो क्या हमको दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है। और जहाँ पे भी तापमान हमको अचानक से बढ़ता हुआ दिखता है हम उसी को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, बस वही चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो हमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को किरीट या क्या कहा जाता है, कोरोना कहलाता है। अब सूर्य से संबंधित अन्य तथ्य को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, फोटोस्फेयर के बारे में। यह एक गैसीय संरचना है। कैसी संरचना है, गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फेयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फेयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर क्या है, असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं और इन्हीं कणों को क्या कहा जाता है, ग्रेन्यूल कहा जाता है। इसके बाद फोटोस्फेयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भागों को क्या कहा जाता है, फैकुला कहा जाता है। सौर कलंक की सर्वप्रथम जो खोज है वो किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। नोट अगर हम देखें तो नासा के अनुसार सौर कलंकी की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा के बारे में। क्या होता है अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, प्रकाश मंडल। हमने बात की प्रकाश मंडल किसको कहते हैं, सूर्य का वो बाहरी जो हम भाग देख पाते हैं ना उसी को प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं। तो जैसे जो सौर कलंक होते हैं तो हमने देखा तो सौर कलंक में जो काले केंद्र को क्या जो पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अम्ब्रा कहा जाता है। तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, पेनुम्ब्रा कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहा जाता है, सौर पवन कहा जाता है। मतलब सौर तंत्र से जो हवा प्रवाहित होती है उसी पवन को क्या कहा जाता है, सौर पवन, या उसी को क्या कहा जाता है, सोलर विंड कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अरोरा। अरोरा क्या है, अंतरिक्ष में आने वाली ब्रह्मांड किरणें सौर पवन तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है और उसी को क्या कहा जाता है, अरोरा कहते हैं। तो अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर हमको एक रंगीन चमक उत्पन्न दिखाई देती है, उसी को क्या कहा जाता है, अरोरा कहते हैं। अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर इस चमक को क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अरोरा बोरियालिस क्या है, उत्तरी ध्रुव पर जो हमें ये चमक देखने को मिलती है, जो रंगीन चमक उत्पन्न होती है उसको उत्तरी ध्रुव पर उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होती है उसको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उनकी आकाशीय पिंडों को माना जाएगा। तो ग्रह किसको माना जाएगा, ग्रह किन आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, तो ये नासा IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बताया 2006 में। तो किन्हें किन्हें माना जाएगा, जो अपनी निश्चित कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हों, जो अपनी निश्चित कक्ष में क्या
करते हों, सूर्य की परिक्रमा करते हों। दूसरा, ऐसे खगोलीय पिंड जो अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी कक्ष के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों को या तो खुद में समाहित कर ले या अपनी कक्ष से पूर्णतः बाहर कर दे, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाएं। तो ऐसे खगोलीय पिंड को भी क्या माना जाएगा? प्लैनेट माना जाएगा, ग्रह माना जाएगा। ऐसा खगोलीय पिंड जिनमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपनी लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। तो ये भी क्या है? ग्रह रहने की क्या है? एक शर्त है। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य की से ही ऊष्मा और प्रकाश को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ग्रहों को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहलाता है। वर्तमान समय में सौर मंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, तो ग्रह 2 तरह के होते हैं। अगर हम बात करें आंतरिक या पार्थिव ग्रह और बाह्य या जोवियन ग्रह, तो अगर हम बात करें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के बारे में, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, इन्हीं ग्रहों को क्या कहा जाता है? आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बाह्य या जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है? तो बचे हुए 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? बाह्य या जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। और अगर हम आकार के अनुसार देखें तो आकार के अनुसार सबसे मतलब अगर सबसे छोटा कौन है? बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, फिर अरुण, फिर शनि और सबसे अंततः सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। तो सबसे छोटा बुध, बुध से बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, फिर उसके बाद वरुण, अरुण, शनि और सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? बृहस्पति है। अब हम बात करते हैं पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है। तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं इनका निर्माण सूर्य के निकट हुआ है और जोवियन ग्रहों का निर्माण जो है वो सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान पाया जाता है और जोवियन ग्रहों में सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान जो है वो क्या है? कम है। इसके बाद अगला डिफरेंस अगर हम देखें तो सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ा कर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? सूर्य के निकट होते हैं जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं, वो सूर्य के निकट होते हैं और यहाँ वायु जो होती है वो अधिक तेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो भी पार्थिव ग्रह में धूल कण होते हैं और गैस जो होते हैं उनको ये पवनें क्या करती हैं? उड़ा कर ले जाती है। इस वजह से यहाँ पे धूल कण और गैसों की क्या पाई जाती है? अत्यधिक कमी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जोवियन ग्रह के बारे में, तो सूर्य से अत्यधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति जो होती है वो कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता जो है वो क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकल अत्यधिक मात्रा में है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जोवियन ग्रहों के बारे में, तो जोवियन ग्रहों के आकार जो है वो बड़े हैं और जिसके कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो क्या है? अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये जो हैं ये क्या कहे जाते हैं? ठोस ग्रह कहे जाते हैं। और जोवियन ग्रहों के उदाहरण में देखें तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो हैं ये क्या कहे जाते हैं? तो ये गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। और अगर हम बात करें पार्थिव ग्रह के बारे में, तो ये कौन से ग्रह कहे जाते हैं? ठोस ग्रह कहे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है। यह सूर्य में सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है वो सर्वाधिक है। तो कक्षीय गति जो है वो क्या है? बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है।
इसके बाद अगला हम बात देखते हैं वीनस के बारे में, जिसे शुक्र कहते हैं हम। तो शुक्र के बारे में अगर देखें तो यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। तो अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा के बाद जो तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है वो कौन सा है, तो वो शुक्र है, वीनस है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। और इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के क्या पाए जाते हैं, घने बादल पाए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल कौन से ग्रह में पाए जाते हैं, शुक्र में पाए जाते हैं। और अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ पे कैसी प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शुक्र और अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत, मतलब पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है। तो अगर हम बात करते हैं तो शुक्र और अरुण, ये दो जो प्लैनेट हैं, जो परिक्रमण दिशा है शुक्र और अरुण की, तो ये अगर हम बात करें वीनस की और यूरेनस की, जो ये परिक्रमण दिशा है शुक्र और अरुण की, ये कैसी है, विपरीत हमको देखने को मिलती है, पूरब से पश्चिम देखने को मिलती है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको, उनकी जो परिक्रमण दिशा है वो पश्चिम से पूर्व देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। मतलब अगर हम बात करें शुक्र के बारे में तो इसका भी कोई उपग्रह हमको देखने को नहीं मिलता, और इसका जो परिक्रमण काल है वो 225 दिनों का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात जो होते हैं वो कौन से ग्रह में होते हैं, तो शुक्र ग्रह में होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो पांचवा बड़ा ग्रह और पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितना है, तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है। तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, तो सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमण है उसमें कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने के समय को सौर वर्ष कहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, तो बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर भी क्या पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र, पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। तो मतलब गोल्डीलॉक्स जोन कहाँ, किस जोन को कहा जाता है, जहाँ पर भी जीवन के थोड़े भी आशा दिखाई देती है कि भाई यहाँ जीवन संभव हो, या जीवन को जो संभव बनाने के लिए कुछ जो संगठक माने जाते हैं वो संगठक अगर मौजूद होते हैं तो ऐसे जोन को क्या कहा जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसके बारे में देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जिसे मार्स कहा जाता है। यह ग्रह जो है वो आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम पर चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। तो अगर हम बात करें आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता अधिक होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए मंगल को ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों की विद्यमानता पाई जाती है।
अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस और डीमोस मंगल के दो क्या हैं, उपग्रह हैं। तो फोबोस और डीमोस जो हैं वो मंगल के क्या हैं, दो उपग्रह हैं, तथा डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स जो है तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना क्या है, ऊंचा है। तो जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो एवरेस्ट से 3 गुना क्या है, ऊंचा है। इसके बाद अगले ग्रह की हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा को पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसमें कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गैनीमेड, कैलिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमेड इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लो हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज जो है वो किसने की थी, तो बृहस्पति ग्रह की जो खोज है वो किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौर मंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो सौर मंडल का सर्वाधिक है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा प्रदान की गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। तो हमें ध्यान रखना है कि यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि बृहस्पति को क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं और ये इसे तारा और ग्रह दोनों की गुणों में से युक्त माना गया है क्योंकि इसके पास क्या होती है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 211 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शनि या सैटर्न के बारे में देखें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। तो अगर हम बात करते हैं शनि के बारे में तो शनि जो है आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ये क्या है, ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इनका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका घनत्व कितना है, इसके चारों जो शनि है, शनि ग्रह के चारों ओर हमको क्या देखने को मिलता है, वलय देखने को मिलता है और ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। और इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, शनि ग्रह में ही। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। तो पीले रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है, शनि ग्रह दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीक होते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का क्या कहते हैं, गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल जो है वो 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह जो है वो कौन सा है, टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। कहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है, एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में क्या करता है, परिभ्रमण करता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के बारे में। तो यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज जो है वो किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। तो कितना समय लगता है, सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं।
इसके बाद मीथेन गैस की अधिकता के कारण, अगर हम बात कर रहे हैं अरुण ग्रह के बारे में, तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण यहाँ पे नीले हरे रंग का यह जो ग्रह है ये कैसा देखने को मिलता है, नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करता है, घूमता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो शुक्र है और कौन सा ग्रह है, जो कौन सा ग्रह है, जो अरुण ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है, ये दोनों जो है अपनी दिशा से कैसे घूमते हैं, विपरीत घूमते हैं। तो ये क्या पूरब से पश्चिम दिशा की ओर क्या करता है, घूमता है। इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त जो है वो कहाँ होता है, पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। इसके बाद अगला ग्रह हम देखें तो वरुण या नेपच्यून के बारे में देखते हैं। यह ग्रह आकार में चौथा और सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष और कुछ स्रोतों में 164 वर्ष लगते हैं। जॉन काउच एडम्स, अर्वन ली बेलियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। तो किसने परिकल्पना तैयार की है, जॉन काउच एडम्स और अर्बन ली बेरियर ने। 1846 में ली बेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की क्या की, खोज की थी। फिर इसके बाद हम देखें तो यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन जो है इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स गीजर के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं बौने ग्रह किसे कहते हैं। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, एरीस, होमिया, मैकमैक आदि को बौना ग्रह माना जाता है। बाद हम प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं कि पहले तो प्लूटो को भी किस में रखा जाता था, प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, उसको प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्लूटो के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। किसने की थी, क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। वर्ष 2006 में ये कहा गया कि भाई प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है और उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह केवल गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके पास आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़भाड़ ना हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। तो क्या होता है, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लैनेट्स की एक नई परिभाषा दी जाती है। इस नई परिभाषा में क्या कहा गया था कि हम प्लैनेट की कैटेगरी में उसी प्लैनेट को मानेंगे जिसके पास ऐसे पिंड जिसमें क्या हो, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, और जिसकी वजह से वो अपना गोल जो स्वरूप है वो क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। वह सूर्य का चक्कर काटता हो। दूसरी डेफिनेशन दी गई कि वो प्लैनेट हम उसी को मानेंगे जो सूर्य की क्या करता हो, चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ ना हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। इसका मतलब है कि ऐसा खगोलीय पिंड, अगर कोई ग्रह आ रहा है, छोटा मोटा ग्रह आ रहा है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि या तो उसको अपने अंदर कर लेगा या तो उसको क्या कर देगा, अपने ऑर्बिट से, अपने कक्ष से बाहर फेंक देगा। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास आसपास अगर हम देखें तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, अन्य खगोलीय पिंड की अधिक भीड़ भाड़ ना हो, और ग्रहों के दर्जे वही जो है वो किस में आएंगे, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिक का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है और आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी क्या है, छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौर मंडल के बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा था। तो जब ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को क्या किया गया, सौर मंडल को से बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी, क्यूपर घेरा का मतलब क्या होता है, नेपच्यून के बाद जो हमको एक घेरा देखने को मिलता है, नेपच्यून ग्रह के बाद, उसी रिंग को हम क्या कहते हैं, क्यूपर रिंग कहते हैं। और ये क्यूपर रिंग के अंदर जो एक संरचना थी वो प्लूटो की थी और जिसे सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा था।
इसके बाद अब हम कुछ ग्रह दिए गए हैं और उनकी परिक्रमण की अवधि दी गई है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले बुध ग्रह देखते हैं तो इसकी घूर्णन की अवधि कितनी है, तो 58.56 दिन है। और परिक्रमण की अवधि जो है वो कितनी है, 88 दिन है। शुक्र की देखते हैं तो 243 दिन घूर्णन की अवधि है और परिक्रमण की अवधि जो है ये 225 दिन है। हम ये पृथ्वी दिवस के आधार पर पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के हिसाब से दिन के आधार पर पढ़ रहे हैं। पृथ्वी जो है वो उसकी घूर्णन अवधि कितनी है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और परिक्रमण की जो अवधि है वो कितनी है, 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अगर हम कहें तो कॉमन भाषा में अगर हम कहें तो ये सब मिला के कितने दिन हो जाते, 365 दिन। और ये सारे दिन इनको 6-6 घंटे को मिला करके क्या बन जाता है, एक दिन का लीप ईयर बन जाता है। फिर इसके बाद मंगल में जो है घूर्णन की अवधि 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड है और परिक्रमण की अवधि जो है वो कितनी है, 687 दिन है। बृहस्पति के बारे में बात करें तो 9 घंटे 55 मिनट और अगर हम यहाँ पर परिक्रमण की अवधि देखते हैं तो लगभग 12 वर्ष। शनि की घूर्णन गति 10 घंटे 40 मिनट और अगर हम सूर्य के परिक्रमण की बात कर रहे हैं तो लगभग 29 वर्ष। अरुण के बारे में बात करें तो 17 घंटे 14 मिनट और अगर हम परिक्रमण की बात करें तो लगभग 84 घंटे। वरुण की बात कर रहे हैं तो 16 घंटे और अगर परिक्रमण की बात करें तो लगभग 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष भी देता है। इसके बाद विभिन्न ग्रहों पर हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हैं, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में दिया गया है ताकि हमें रिवाइज करने में थोड़ा क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुध ग्रह में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो बुध गैस है वो वायुमंडल रहित है और मोस्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हल्का हमें आवरण देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम शुक्र ग्रह को देखते हैं तो शुक्र ग्रह में मोस्टली कौन सी ग्रह पाई जाती है, सॉरी कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो CO2 और SO2 कौन सी पाई जाती हैं, CO2 और SO2 पाई जाती है। इसके बाद पृथ्वी में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस। मंगल ग्रह में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो CO2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, एर्गॉन पाया जाता है। बृहस्पति में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाई जाती है। शनि में कौन सा पाया जाता है, तो अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। अरुण में कौन सा पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। और वरुण में कौन सी गैस पाई जाती है, वहाँ पे भी हमको मीथेन पाई जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसों के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक ग्रह के बारे में, नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। प्राकृतिक ग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वे आकाशीय पिंड या आकाश में जो ऐसी बॉडी रहती है जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है ये कौन करेगा, पृथ्वी का उपग्रह करेगा। तो ये पृथ्वी के चारों ओर तो परिक्रमा कर ही रही है, साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर भी क्या करते हैं, ये उपग्रह जो है ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। तो ये चीज हमने देखी। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक नहीं होती, अतः यह भी सूर्य के ही प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। क्योंकि कहने में ही समझ में आ रहा है कि हैं तो उपग्रह और ग्रहों के पास अपने स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो किसके हैं, बृहस्पति के हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखना है हमें कि बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही टुकड़ों से मानी जाती है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो क्या है, अनुपस्थित है। चंद्रमा का पथ जो है वो कैसा है, परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा का पथ जो है वो कैसा है, परवलयाकार है। परवलयाकार का मतलब होता है एकदम गोल नहीं होता है, इस तरीके से है, परवलयाकार है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो क्या होती रहती है, घटती भी बढ़ती भी रहती है और क्या रहती है, घटती भी रहती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पेरोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरोजी कहा जाता है। जब
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो होती है जब न्यूनतम होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, पेरोजी कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है, एवं जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो अगर न्यूनतम है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, पेरोजी कहा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है अगर वो बहुत अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग, जो परिभ्रमण की भी हम बात कर रहे हैं और परिक्रमण की भी बात कर रहे हैं, तो परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि जो है वो लगभग 27 दिन 8 घंटे है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को क्या कहा जाता है, इसी को ब्लड मून या क्या कहा जाता है, टेट्राड कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है, 1/6 भाग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है किसके बारे में पढ़ने के लिए, धूमकेतु या जिसे पुच्छल तारे भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे कॉमेट कहते हैं। तो धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। तो धूमकेतु क्या होता है, आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित क्या होते हैं, पिंड होते हैं, जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित क्या करते रहते हैं, अनियमित तौर पर परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, और इसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कॉमेट कहा जाता है, या इसे ही धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित क्या होते हैं, पिंड होते हैं। ये धूल, बर्फ और गैस के जो पदार्थ हैं ये अनियमित तौर पर क्या करते रहते हैं, सूर्य के परवलयाकार पथ पर क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, और इसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुच्छल तारे की जो पूंछ है या जो कॉमेट की टेल होती है वो सूर्य के किधर रहती है, विपरीत दिशा में रहती है। हैली एक पुच्छल तारा है। तो हैली जो है वो क्या है, एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। तो पुच्छल तारा जो है वो, पुच्छल तारे की जो पूंछ है वो किधर होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। और हैली जो है वो एक क्या है, पुच्छल तारा है, पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए क्या होता है, सबसे कम अवधि होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है ये डायग्राम के थ्रू, ये पुच्छल तारा है, और इसकी टेल से आप देख सकते हैं जब ये लाइटन हुआ है इसकी टेल जो है वो सूर्य की दिशा की क्या होती है, हमेशा विपरीत रहती है। और ये कहा जाता है कि जो हैली है वो एक क्या है, पुच्छल तारा है, और पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला किसी भी धूमकेतु के लिए क्या है, सबसे कम समय है। इसके बाद हम बात करें धूमकेतु के कितने भाग होते हैं, तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नाभि के बारे में। यह धूमकेतु का क्या है, मुख्य स्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि धूमकेतु किससे बने होते हैं, धूल, बर्फ और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो नाभि है उसका पार्ट है, और ये मुख्य स्थायी भाग है जो कि धूल, बर्फ और अन्य ठोस पदार्थों से बना हुआ है। इसके बाद कोमा, यह धूमकेतु का कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है, जिससे बल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। तो कोमा जो है ये धूमकेतु का क्या है, शीर्ष भाग है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से क्या होता रहता है, उत्सर्जित होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा भाग, पूंछ। ये धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। तो पूंछ तो ऑलरेडी हमने देखी कि धूमकेतु के क्या है, पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर हम देखें तो क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों
की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये अलग अलग क्या होते हैं, आकार के होते हैं। पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्या होते हैं, करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कौन, क्षुद्र ग्रह। इसके बाद अगर हम देखें, विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटॉइड बना दी गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमको ये जो ब्लू कलर का हम देख पा रहे हैं ना इस तरीके से, तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये हमारा क्या है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेरेस जो होता है वो सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये कुछ नहीं, बस ये क्या है, क्षुद्र ग्रहों के क्या है, ये नाम दिए गए हैं। तो हमें ध्यान रहना है कि अपोला, ईडा, यूरोपा, वेस्टा, डेविडा ये जो है ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं, मीटियोर्स के बारे में या मीटेरॉइड के बारे में बात करते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के 7 अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। तो उल्का पिंड जो होते हैं ये मोस्टली हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ। मंगल और बृहस्पति के मध्य मतलब कहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो ये कौन सा ग्रह है, हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, और ये हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। और इनके बीच ना ये हमको कौन सी बेल्ट, ये क्षुद्र ग्रह बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं ये नीली बेल्ट में, और इन्हीं के बीच हमको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। तो जब लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ये बृहस्पति है, फिर हम एक टाइम पे आएंगे कौन से ग्रह के पास, वरुण ग्रह के पास। वरुण ग्रह सबसे आखिरी में 8वें नंबर पे आएगा, नेपच्यून। इसके बाद जो बेल्ट पाई जाती है वो कौन सी बेल्ट पाई जाती है, क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। और क्यूपर बेल्ट जो होता है वहां पे हमको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। मुख्य स्रोत ही है उल्का पिंड का। और जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं और जो कि क्या कहलाते हैं, तो जो कि कहलाते हैं उल्कास्म, जो कि पृथ्वी में पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उल्कास्म कहते हैं। जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। तो जब उल्का पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों के घर्षण के कारण इनमें क्या होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा कहते हैं, या इसे ही इंग्लिश में शूटिंग स्टार कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं उपग्रहों की संख्या और प्रमुख उपग्रह के बारे में। तो पृथ्वी सबसे पहले हम देखते हैं, तो पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है, 1 है, और उस नाम क्या है, चंद्रमा। मंगल में उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2, और नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति में कितनी है, तो 79 है, और कौन क्या क्या नाम है, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आदि। और जितने भी सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा उपग्रह है, गैनीमीड उपग्रह है, किसका है, बृहस्पति का है। शनि के कितने उपग्रह हैं, 82 हैं, जिसमें नाम देखें तो हम कौन कौन से हैं, टाइटन है, रिया है, लापेटस है, बेस्टिला है, टेथीस है, पंडोरा है आदि है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो माना जाता है वो कौन है, टाइटन। अरुण ग्रह में कितने उपग्रह हैं, 27 है। टिटेनिया, ओबेरॉन, उब्रियल, एरियल आदि जो है ये क्या है, अरुण के क्या है, प्रमुख उपग्रह हैं। वरुण ग्रह के प्रमुख उपग्रह 14 हैं, जिसमें ट्राइटन, लारिसा, प्रोटियस आदि जो है उसके क्या है, उपग्रह हैं। इसके बाद हम बात करें
खगोलीय अभियान के बारे में अगर हम देखते हैं तो अपोलो मिशन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? अपोलो मिशन नासा के द्वारा चलाया गया है और ये एक कैसा अभियान है? चंद्र अभियान है। तो ध्यान रखते हैं हमें कि अपोलो मिशन जो है वो नासा के द्वारा चलाया गया और एक कैसा अभियान है? चंद्र अभियान है। कैसिनी नासा के द्वारा चलाया गया है और ये एक शनि अभियान है। कौन सा अभियान है? शनि अभियान है। शनि अभियान है। कैसिनी जो है और ये किसके द्वारा चलाया गया है? नासा के द्वारा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, दोनों एजेंसी ने मिल करके जो है ये कैसिनी अभियान चालू किया और ये एक प्रकार का सनी अभियान है। इसके बाद हायाबुसा जापान के द्वारा चलाया गया, ये कौन सा अभियान है? क्षुद्रग्रह अभियान है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोसेटा मिशन जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? सौरमंडल के अध्ययन हेतु। इसके बाद हुईजेंस प्रोब जो है, हुईजेंस प्रोब नासा के द्वारा चलाया गया है और ये टाइटन उपग्रह के लिए चलाया गया अभियान है। मैसेंजर नासा के द्वारा चलाया गया किस ग्रह के लिए? बुध अभियान है। ऑर्बिटर मैसेंजर जो है वो भी नासा द्वारा चलाया गया है और किसके लिए? शुक्र प्लैनेट के लिए और शुक्र अभियान से संबंधित है। डीप इम्पैक्ट यान जो है नासा के द्वारा चलाया गया है धूमकेतु अभियान के लिए। सोलर बी जो है वो नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जापान के द्वारा भी चलाया गया है, दो एजेंसी ने मिलकर, और सूर्य के अध्ययन के लिए सोलर बी चलाया गया है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भारत के द्वारा और ये एक चंद्र अभियान है। क्यूरोसिटी रोवर जो है नासा के द्वारा चलाया गया है, कौन से ग्रह के लिए? मंगल ग्रह के लिए। ग्रेल नासा के द्वारा चलाया गया चंद्र अभियान है। मंगलयान भारत के द्वारा मंगल के लिए। चांगाई 5 जो है चीन के द्वारा चंद्र अभियान चलाया गया। मून ऑर्बिटर जो है वो दक्षिण कोरिया के लिए, ये एक प्रकार का क्या है? दक्षिण कोरिया किसे ने चलाया है और ये एक प्रकार का क्या है? चंद्र अभियान है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। अगर हम देखें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने। द थियरी ऑफ एवरीथिंग किसने लिखी है? तो ये भी स्टीफन हॉकिंग की किताब है। द वर्ड एज आई सी इट, द वर्ड एज आई सी इट जो है वो किसने लिखी है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। तो ये 4 बुक हैं। अब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंस ने। वर्ड एज आई सी इट जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी है। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स जो है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने लिखी है। इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पहला फैक्ट है कि हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा जो है वो कौन सा है? हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटेरी है, जो कि लगभग 4 प्रकाश वर्ष क्या है? दूर है। नेक्स्ट है, 2 आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान जो है वो क्या होता है? काला है। तो 2 आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान क्या है? काला है। हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, तीसरा फैक्ट हमने पढ़ा। चौथा, यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। ध्यान रखना है हमें कि अगर कोई भी खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन जो है वो किसने किया था? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना है हमें कि केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटोस्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन नाइट्रोजन तथा नियॉन 1.5% और लौह तत्व 0 से 5% पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है वो कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा में TERLS टेल्स थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया गया। तो दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा में क्या स्थापित किया गया? ये
TERLS को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो क्वासर्स क्या है, एक चमकीला खगोलीय पिंड है। क्वासर्स क्या है, एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है हमें कि क्वासर्स जो है वो एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार क्या किया था, ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले जॉन व्हीलर ने। नेक्स्ट पॉइंट, 1974 में स्टीफन हॉकिंस ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले विकिरण उत्सर्जित करते हैं का क्या किया, प्रतिपादन किया। किसने, स्टीफन हॉकिंग ने सबसे प्रसिद्ध खोज की थी कि काले विकिरण जो है विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसी के बारे में बताया था किसने, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं आकाशगंगा के बारे में। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन एक, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। बिल्कुल सही है, कथन और कारण अपने आप में बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन ए जो है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। तो एक निश्चित आकृति में स्थित ताराओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, तो वो जो है वो नक्षत्र कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो कौन नहीं है, तो हम देखें तो क्षुद्र ग्रह है, ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, लेकिन निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस में कैसे उत्पन्न होती है, तो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये जो होती है ये नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा है, तो वो कौन सा उपग्रह है, तो यहाँ पे मंगल ग्रह का भी है, नेपच्यून का है, प्लूटो का है, बुध का क्या कोई उपग्रह है, तो नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो हमने पढ़ा था कि हाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति रहती है वहां पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो कितना समय लेता है, तो लगभग जो समय लेता है वो कितने मिनट का लेता है, 8 मिनट का समय लेता है। अगला है तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है, तो शुक्र जो है वो क्या है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है, किसके विषय में सही है, तो ये जो है ये मंगल के विषय में क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, ये डी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, सही आंसर होगा कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ये किसके लिए बोला गया है, मंगल के विषय में बोला गया है। नेक्स्ट है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो जो अधिकतम समय लेता है वो कौन लेता है, तो अगर यहाँ पे जो अधिकतम समय है वो लेता है कौन, दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें
तो बृहस्पति जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 12 वर्ष का। इसके बाद हम बात करें टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो किसका है, तो ये जो है टाइटन जो है ये किसका है, शनि का जो है ये सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब ग्रह नहीं है, तो कौन ग्रह नहीं है, तो प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, तो उसका जो भार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी उसका भार जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर हम देखें कि जब किसी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ये चैप्टर देखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।